हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइपर-वी पर वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर-वी के वर्चुअल स्विच मैनेजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हाइपर-वी पर वर्चुअल मशीन्स बना ली थी, जो कि विंडोज़ 10 और सर्वर की वर्चुअल मशीन्स थी। तो जैसा कि हम लोगों ने वर्चुअल मशीन्स हाइपर-वी पर बनाई है, उसी तरह हम लोग हाइपर-वी पर वर्चुअल स्विच भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर वर्चुअल स्विच मैनेजर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शन है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्राइवेट। तो इनके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कंपनी इन्वायरमेंट में नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ विंडोज़ के लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप है, सर्वर है, स्विच है एंड फायरवॉल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी इन्वायरमेंट में कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये विंडोज़ 10 के लैपटॉप हैं और ये 2 आपके पास विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप्स हैं और ये इस कंपनी का सर्वर है। तो फ्रेंड्स, कंपनी इन्वायरमेंट में नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, अगर उनमें आपको नेटवर्क वायर कनेक्ट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो आपके पास आपके लैपटॉप में पोर्ट होना चाहिए जो कि RJ45 पोर्ट होगा। उसकी मदद से आप स्विच को कनेक्ट करेंगे। उसी तरह दूसरी मशीन को भी आप उसी स्विच से कनेक्ट कर देंगे और आपके विंडोज़ डेस्कटॉप भी उसी स्विच से कनेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, सारी कंपनीज़ में आपके जो सारे डिवाइसेस हैं वो एक स्विच से कनेक्ट रहते हैं। तो जो स्विच है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ आपको इस तरह के स्विच देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका ये विंडोज़ 10 का जो लैपटॉप है वो स्विच के इस पोर्ट से कनेक्ट है और जो सेकंड लैपटॉप है वो आपके इस पोर्ट से कनेक्ट है। आपका विंडोज़ 10 का जो डेस्कटॉप है, एक डेस्कटॉप इस पोर्ट से कनेक्ट है, दूसरा इस पोर्ट से कनेक्ट है और आपका जो मेन सर्वर है वो स्विच के इस पोर्ट पे कनेक्ट है। तो आपके कंपनी इन्वायरमेंट के डिवाइसेस की जो सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो इस स्विच के थ्रू है। तो ये स्विच से आपके सारे डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और सर्वर कनेक्ट हैं। अब ये नेटवर्क पर कैसे कनेक्टेड है, तो इन सबको एक एक यूनिक आईडी मिली हुई है। तो हर डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस है जिससे वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं इस लैपटॉप की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल 10 हम लोगों ने आईपी दी हुई है और इस डेस्कटॉप पर जो आपका आईपी एड्रेस है वो 11 है। आपका जो थर्ड डेस्कटॉप है वहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो 12 है और आपका जो दूसरा लैपटॉप है उस पर जो आईपी एड्रेस है वो 13 है और फॉर एग्जांपल आपके जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वो 5 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेस्कटॉप, लैपटॉप और जो सर्वर हैं, ये सारे डिवाइसेस इस स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लोकल लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह हमारी लोकल कनेक्टिविटी कनेक्ट हो गई है, काम कर रही है। लेकिन अब अगर हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो स्विच है ये सर्वर रूम में रखे हुए एक फायरवॉल के साथ कनेक्ट है। ये हमारा फायरवॉल है। हर कंपनी में एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको आने वाली अगली वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फायरवॉल के थ्रू आपका जो इंटरनेट बाहर से आ रहा है वो फायरवॉल के थ्रू फिल्टर होता है, यानी कि वहाँ वो आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है। और फायरवॉल में हमारे पास ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिससे कि हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। अगर कोई हमारे नेटवर्क को हैक करना चाहता है तो वो हैक नहीं हो पाता है। तो इस फायरवॉल से एक वायर आपके इस स्विच पे कनेक्ट होगी। ये फायरवॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा इस स्विच को। तो अब आपके फायरवॉल से कनेक्टिविटी हो गई है स्विच पे एंड स्विच के थ्रू आप इन सभी डिवाइसेस पर इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, यानी आप गूगल एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, फायरवॉल के पास ये इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ से आती है। जो फायरवॉल के पास जो इंटरनेट की जो सर्विसेज आएंगी वो आएंगी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई भी हो सकता है। वो एयरटेल हो सकता है, वो वोडाफोन हो सकता है, जियो हो सकता है, टाटा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, या फॉर एग्जांपल एयरटेल, वोडाफोन, जियो या टाटा, या उसके अलावा भी काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो बिजनेस इंटरनेट लाइन कंपनीज़ को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने वोडाफोन से सर्विस ली है तो वोडाफोन आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देगा, यानी कि आपको जो इंटरनेट की लाइन मिलेगी वो वोडाफोन से मिलेगी। उसके बाद वोडाफोन की इंटरनेट वायर आपके फायरवॉल पर जाएगी और आपके फायरवॉल से जो नेटवर्क वायर है वो आपके स्विच पर आएगी और उसके बाद आपको आपके डिवाइसेस पर कनेक्टिविटी मिलेगी और उसके बाद उस स्विच के थ्रू आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का जो पूरा सेटअप होता है जिसमें कि फायरवॉल, स्विचेस एंड सर्वर, ये आपके सर्वर रूम में लगे होते हैं। स्विचेस आपके लोकेशन वाइज, आपके अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी में 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, तो फ्लोर वाइज भी स्विचेस रूम अलग अलग हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि कंपनी इन्वायरमेंट में नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसे होती है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें
मैं उसको पूरी तरीके से फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने वर्चुअल स्विच मैनेजर में देखा था कि हमारे पास 3 तरह के स्विच होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्राइवेट। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट स्विच के बारे में। Hyper-V प्राइवेट स्विच अलाउज VMs to communicate to each other only when they are on the same host। यानी कि अगर आप प्राइवेट स्विच बनाते हैं और आपकी फिजिकल मशीन पे अगर 4 Hyper-V मशीन्स हैं तो वो ओनली आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, वो आपकी लोकल मशीन से या इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगी। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी फिजिकल मशीन है और आपने अपने फिजिकल मशीन में अलग अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी फिजिकल मशीन पर 5 वर्चुअल मशीन्स बना ली हैं। तो अगर आप इन मशीन्स को प्राइवेट स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप ओनली मशीन टू मशीन ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी अगर आप VM1 से VM5 को पिंग करते हैं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, VM3 से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं VM2 को कर पाएंगे, VM3 से आप VM5 पे कर पाएंगे। तो प्राइवेट स्विच में आप आपकी जितनी भी मशीन है उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि आप VM to VM कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप प्राइवेट स्विच का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इंटरनल स्विच के बारे में जानते हैं। So friends, internal switch isolates the virtual machines but allows network switching between the Hyper-V host and the virtual machines। यानी कि आपने अपनी फिजिकल मशीन्स पर जो Hyper-V की मशीन्स बनाई हुई है, आप उनको अपनी लोकल फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी फिजिकल मशीन है और इस फिजिकल मशीन पे आपने 5 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बना रखी है। तो फ्रेंड्स, हमने प्राइवेट स्विच में देखा था कि हम ओनली VM मशीन टू मशीन ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे, बट इंटरनल स्विच में आप अपनी फिजिकल मशीन्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वर्चुअल मशीन 3 से अपनी फिजिकल मशीन को कनेक्ट करना चाहें तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर आपकी फिजिकल मशीन से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं VM2 का तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ आपस में कम्युनिकेट हो रहा है अगर आपके पास इंटरनल स्विच है तो आप फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि आप VM to VM एंड VM to फिजिकल मशीन पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरनल स्विच कैसे काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं एक्सटर्नल स्विच के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्विच वर्चुअल मशीन एक्सेस टू ए फिजिकल नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद सर्वर्स एंड क्लाइंट ऑन एन एक्सटर्नल नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्विच में आप VM to VM टू फिजिकल मशीन और उसके बाद अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सटर्नल स्विच के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फिजिकल मशीन पर ये वर्चुअल मशीन्स बनी हुई है, अगर आप इनको एक्सटर्नल स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप मशीन टू मशीन कम्युनिकेट कर पाएंगे और आप फिजिकल मशीन पर भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आपने एक्सटर्नल स्विच क्रिएट किया हुआ है तो एक्सटर्नल स्विच के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और दूसरी मशीन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको एक्सटर्नल स्विच का ये मेथड समझ आ गया होगा। यानी कि एक्सटर्नल स्विच में आप Hyper-V की मशीन्स पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और जिस फिजिकल मशीन पे आपने मशीन्स बनाई हो उसको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लस उसके साथ अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे होस्ट की मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सटर्नल स्विच के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट स्विच कनेक्ट करते हैं तो उसमें आप VM मशीन टू VM मशीन कम्युनिकेट कर पाएंगे, और अगर आप इंटरनल स्विच क्रिएट करते हैं तो उसमें आप VM टू VM एंड VM टू फिजिकल मशीन कनेक्ट कर पाएंगे। और एक्सटर्नल स्विच में आप VM टू VM टू फिजिकल मशीन या उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे होस्ट की मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं या इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल स्विच मैनेजर के ये तीनों स्विच कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइवेट स्विच क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको वर्चुअल स्विच मैनेजर पर जाना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसमें आपके पास एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्राइवेट स्विच है। तो जो भी स्विच आपको क्रिएट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हमें प्राइवेट स्विच क्रिएट करना है तो हम प्राइवेट स्विच को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट ए वर्चुअल स्विच। तो मैं क्रिएट ए वर्चुअल स्विच पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप स्विच का नाम दे सकते हैं, जो भी स्विच का नाम आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर स्विच का नाम रख देता हूँ IT4U प्राइवेट स्विच। अगर आप नोट्स में अपने रेफरेंस के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और नीचे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये सब बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको रहने देना है। क्लिक ऑन अप्लाई, हिट ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राइवेट स्विच बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्विच की लिस्ट है और इसमें हम लोगों ने अभी एक प्राइवेट स्विच बनाया जो कि लिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये प्राइवेट स्विच अपनी मशीन से कैसे लिंक करना है।
आप जिस भी मशीन को उस स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उस मशीन को सेलेक्ट कीजिए, देन राइट क्लिक सेटिंग्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क अडेप्टर्स। अगर आपको याद हो जब आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी स्विच अभी सेलेक्ट नहीं करना है। तो जब आप नेटवर्क अडेप्टर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है वर्चुअल स्विच। अगर आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नोट कनेक्टेड डिफॉल्ट स्विच, एंड ये स्विच जो हमने अभी बनाया है IT4U प्राइवेट स्विच, आपको ये यहाँ से सेलेक्ट कर देना है एंड अप्लाई ओके। सेम थिंग आपको विंडोज़ 10 की मशीन पर करनी है। राइट क्लिक सेटिंग्स, नेटवर्क अडेप्टर्स, वर्चुअल स्विच पे जाइए एंड IT4U स्विच को सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई ओके। तो अब हम इन दोनों मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारी दोनों मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो जैसे कि अब हम लोगों ने अपनी मशीन स्टार्ट कर ली, यानी कि अभी वर्चुअली आपकी विंडोज़ 10 मशीन स्विच के पोर्ट से कनेक्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वर्चुअल स्विच से मशीन को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी विंडोज़ 10 मशीन विंडोज़ सर्वर के साथ या विंडोज़ सर्वर मशीन विंडोज़ 10 के साथ कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि मशीन आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं, तो उसके लिए कमांड है पिंग, और उसके बाद आपको देना होगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इस मशीन का IP एड्रेस है 172.16.20.10। तो फ्रेंड्स IP एड्रेस के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे IP की क्लास चेक कर सकते हैं और कैसे सबनेट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये हमारी क्लाइंट मशीन का IP एड्रेस एंड ये हमारी सर्वर की मशीन का IP एड्रेस है। तो चलते हैं Hyper-V मशीन्स पर। सबसे पहले हम लोग अपने सर्वर मशीन को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सर्वर मशीन को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कनेक्ट। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ जो मैंने पासवर्ड सेट किया था अपनी सर्वर मशीन के लिए। तो जैसा कि मैंने अब बताया था कि जब भी आप सर्वर मशीन ऑन करते हैं तो सर्वर मैनेजर का ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें अपनी सर्वर मशीन पर IP एड्रेस सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप विंडोज़ R का बटन प्रेस कर सकते हैं जिससे आपके पास ये रन विंडो आ जाएगी। अदरवाइज़ आप स्टार्ट का बटन दबाकर भी रन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं सेम विंडो आपके पास ओपन हो गई है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे ncpa.cpl, देन एंटर कीजिए या ओके पर क्लिक कर दीजिए। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास नेटवर्क अडेप्टर आ गए हैं कि आपकी इस मशीन पर कौन कौन से अडेप्टर कनेक्ट है। तो अभी हमारे पास इस मशीन पर फिलहाल सिर्फ एक ही अडेप्टर कनेक्ट है। तो इसको डबल क्लिक कर लीजिए या राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP IP वर्जन 4, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 TCP/IP वर्जन 6। तो हमारे पास दो तरह के IP वर्जन है, अभी TCP4 और TCP/IP 6। अभी फ़िलहाल हम लोग TCP/IP 4 यूज़ कर रहे हैं। 6 को अनटिक कर दीजिए यहाँ से। बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बट अभी फ़िलहाल सब जगह हमारा TCP/IP वर्जन 4 यूज़ हो रहा है। तो TCP/IP वर्जन 4 को सेलेक्ट कीजिए, देन प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अभी यहाँ पर कोई भी IP एड्रेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इस मशीन पर सर्वर का IP एड्रेस देना है जो कि 172.16.20.5 है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और चूज़ कर लेता हूँ यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। यहाँ पर हम लोग IP एड्रेस सेट कर देंगे 20.5 एंड सबनेट मास्क देख सकते हैं जैसे ही आप टैब बटन यूज़ करेंगे तो ये सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको IP एड्रेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तब आपको ये समझ आ जाएगा कि सबनेट मास्क कैसे बनता है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये IP एड्रेस असाइन कर दिया है एंड क्लिक ओके एंड क्लोज पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप दोबारा विंडोज़ R प्रेस कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए CMD एंड हिट एंटर। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी लोकल मशीन पर कौन सा IP एड्रेस है तो उसके लिए एक कमांड है IP config। अगर आप IP config लिख के एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी मशीन का IP एड्रेस आपको मिल जाएगा जो कि अभी हम लोगों ने सेट किया है 172.16.20.5। ये हमारा सबनेट मास्क है। डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। ये सेम स्टेप्स आपको विंडोज़ 10 की मशीन पर भी करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड P कैपिटल लेटर स्मॉल a SSW0RD एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी विंडोज़ मशीन लॉगिन हो गई है। सेम स्टेप हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। प्रेस विंडोज़ R बटन एंड टाइप ncpa.cpl। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस मशीन पर एक अडेप्टर अवेलेबल है। इस पर डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़। यहाँ से आप IP वर्जन 6 को अनटिक कर दीजिए, 4 को सेलेक्ट कीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को सेलेक्ट कीजिए, देन गो टू प्रॉपर्टीज़। यहाँ से हम लोग IP एड्रेस असाइन कर देंगे। हमारी क्लाइंट मशीन का IP एड्रेस था 172.16.20.10 एंड क्लिक ओके,
क्लोज, अगेन प्रेस विंडोज़ आर, टाइप cmd, IP चेक करने के लिए कमांड है IP config। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये IP एड्रेस यहाँ पर सेट हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप पिंग कमांड से चेक कर सकते हैं कि मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं। तो अभी अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी विंडोज़ 10 मशीन विंडोज सर्वर से पिंग कर पा रही है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे? तो उसके लिए आपको लिखना होगा पिंग 172.16.5, यानी कि आप ये चेक कर रहे हैं कि आपकी विंडोज़ 10 मशीन सर्वर से कनेक्ट हो रही है या नहीं, तो आपको उसका IP एड्रेस देना है, यानी कि आपको इसका IP एड्रेस यहाँ पर देना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप विंडोज़ सर्वर 2019 की मशीन से चेक करना चाहते हैं कि आपकी विंडोज़ 10 डेस्कटॉप को आप पिंग कर पा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा? पिंग 172.16.10। तो यहाँ पर आपकी जो डेस्टिनेशन IP है वो विंडोज़ 10 के लिए 20.10 है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं विंडोज़ 10 मशीन पर। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ विंडोज़ एंड R बटन एंड cmd कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो के लिए, और यहाँ मैं लिखता हूँ पिंग 172.16.5 जो कि हमारी सर्वर मशीन का IP एड्रेस है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन सर्वर मशीन को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं विंडोज़ सर्वर मशीन पर भी जाकर कि हमारी विंडोज़ सर्वर मशीन हमारी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ 10 है उसको पिंग कर पा रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हम किसी भी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? तो अभी ऐसा इसलिए है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी मशीन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं सेम नेटवर्क पर, अगर उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता हो तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सर्वर इन्वायरमेंट नहीं बनाया है, हम लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्टिव डायरेक्टरी या सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट नहीं किया है। तो अभी सर्वर के पास विंडोज़ 10 मशीन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और विंडोज़ 10 के पास सर्वर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि अभी उनको एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट इस केस में अगर आप इन दोनों को पिंग करना चाहे तो आपको क्या करना होगा? तो अभी आप जो पिंग नहीं कर पा रहे वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी लोकल मशीन का फायरवॉल जो है वो ऑन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप विंडोज़ R प्रेस कीजिए एंड रन विंडो पर आप टाइप कीजिए firewall.cpl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी लोकल फायरवॉल की विंडो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग एंड पब्लिक नेटवर्क सेटिंग के लिए आपका जो फायरवॉल है वो ऑन है, तो अब यहाँ से आप इसको ऑफ कर दीजिए। एंड सेम स्टेप्स आपको विंडोज़ 10 की मशीन पर भी परफॉर्म करना है। विंडोज़ R प्रेस कीजिए एंड टाइप firewall.cpl। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सेम ऑप्शन है टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आपको पब्लिक नेटवर्क टर्न ऑफ कर देना है, हिट ओके। तो यहाँ पर आपको फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए आपके पास एक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अभी इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दीजिए। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आप जब सर्वर मशीन बनाते हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मशीन के साथ फायरवॉल ऑन करेगा। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने दोनों जगह सेम टास्क परफॉर्म किया है, तो अब हमारी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन से देखते हैं कि हम लोग सर्वर मशीन को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो सेम कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, पिंग स्पेस 172.16.20.5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मशीन सर्वर मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पा रही है। तो सेम हम लोग सर्वर मशीन से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम टाइप करेंगे पिंग स्पेस 172.16.20. जो कि हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का IP एड्रेस है। तो देख सकते हैं हम यहाँ से भी उस मशीन को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अब इस प्राइवेट स्विच के साथ दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पिंग स्पेस .google.com, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com, प्लीज़ चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट स्विच अगर आप बनाते हैं तो आप ओनली होस्ट मशीन टू होस्ट मशीन ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट स्विच के पास वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो आपकी फिजिकल मशीन से कम्युनिकेट कर पाए। अगर आप प्राइवेट स्विच पर कनेक्ट करते हैं तो आप ओनली वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन ही कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास यहाँ 3 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स होती है और ये तीनों अगर आपके सेम स्विच से कनेक्ट है तो आप इन तीनों मशीन पर भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो हमारा प्राइवेट स्विच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे इंटरनल स्विच। तो सेम आपको क्या करना है, इंटरनल स्विच को सेलेक्ट कीजिए एंड क्रिएट वर्चुअल स्विच। यहाँ पर हम अपने स्विच का नाम देंगे IT4U इंटरनल स्विच। उसके अलावा जो सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी एंड उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में हमारे पास अब इंटरनल स्विच भी अवेलेबल है, IT4U इंटरनल स्विच। तब आपको सेम मशीन पर जाना होगा और आपको वो स्विच कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको मशीन को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक ऑन द मशीन, सेटिंग्स, यहाँ से नेटवर्क एडेप्टर में आइए,
वर्चुअल स्विच की लिस्ट को एक्सपेंड कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास अब ऑप्शन अवेलेबल है IT4U इंटरनल स्विच। तो इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई ओके। सेम स्टेप्स आपको विंडोज़ 10 मशीन पर परफॉर्म करने, सेटिंग्स, नेटवर्क, IT4U इंटरनल स्विच, अप्लाई ओके। तो अब हमारी दोनों मशीन पर इंटरनल स्विच हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरनल स्विच के फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं। तो अगर मैं अपनी फिजिकल मशीन का नेटवर्क अडेप्टर ओपन करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वी ईथरनेट IT4U इंटरनल स्विच क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इंटरनल स्विच से ही आप फिजिकल मशीन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट स्विच लिस्ट में नहीं है। जो फर्स्ट अडेप्टर है वो मेरी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के लिए है। लोकल लैन जो मेरा लैपटॉप का RJ45 कनेक्टर है वो है। ये डिफ़ॉल्ट स्विच Hyper-V का है। जब आप Hyper-V इंस्टॉल करते तो ये डिफ़ॉल्ट स्विच बन जाता है। IT4U इंटरनल स्विच हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था और ये मेरे वाईफाई का अडेप्टर है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट स्विच अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उसमें वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, उसमें वो फीचर ही नहीं है कि आप फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। तो अभी आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी फिजिकल मशीन के स्विच अडेप्टर में जाके यहाँ पर इसको IP एड्रेस असाइन करना होगा। तो 20.5 हम लोग ऑलरेडी सर्वर को दे चुके हैं एंड 20.10 हमारी विंडोज़ 10 की मशीन के पास है वो IP एड्रेस। तो यहाँ पर अभी हम लोग असाइन करेंगे 20.9। तो चलिए हम अपनी फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में कनेक्टिविटी चेक करते हैं, बट उससे पहले हम लोग अपनी फिजिकल मशीन पर फायरवॉल को ऑफ कर देते हैं। तो मैं यहाँ से पब्लिक नेटवर्क सेटिंग के लिए फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देता हूँ। और अब चलते हैं अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर और यहाँ जाकर हम लोग टाइप करते हैं अपनी फिजिकल मशीन का IP एड्रेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इंटरनल स्विच का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इंटरनल स्विच कैसे काम करता है। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल स्विच। तो एक्सटर्नल स्विच क्रिएट करने से पहले मैं आपको लोकल लैन अडेप्टर एंड वाईफाई का अडेप्टर शो कर देता हूँ। अगर आप अपने नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग्स में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लोकल लैन अवेलेबल है एंड वाईफाई। मेरा वाईफाई अभी डिस्कनेक्टेड है क्योंकि मेरा लोकल लैन अभी कनेक्टेड है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो IP एड्रेस असाइन है वो सेम रेंज का IP असाइन जो कि हम वर्चुअल मशीन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरी फिजिकल मशीन का IP एड्रेस 2 है एंड 20.1 मेरा गेटवे है जो कि मेरा वाईफाई राउटर है, ये उसका गेटवे है। अगर आप भी अपने घर पे कोई वाईफाई राउटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। आपके होम राउटर से अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट IP मिलती है 192.168.1.1 की रेंज में, तो आप उस रेंज में भी अपनी वर्चुअल मशीन्स को सेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे फिजिकल लोकल लैन का जो IP एड्रेस मैंने दिया वो 20.2 है एंड 20.1 मेरे राउटर का IP एड्रेस है एंड मेरे प्रेफर्ड DNS में भी मैंने सेम एड्रेस दिया है। और अगर आप वाईफाई यूज़ करें तो सेम आपको वाईफाई पर डबल क्लिक करना होगा जैसे कि हमने लोकल लैन पे किया था और यहाँ पर आपको डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो भी IP एड्रेस आ रहा है और डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क अडेप्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल स्विच बनाने के लिए भी आपको वर्चुअल स्विच मैनेजर पर क्लिक करना है। एक्सटर्नल स्विच को सेलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल स्विच और यहाँ पर हम अपने स्विच का नाम देंगे IT4U एक्सटर्नल स्विच। और नोट्स में मैं सेम अपने स्विच का नाम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट अगर आप चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। देन उसके बाद जब आप कनेक्शन टाइप में आते हैं तो यहाँ पर है व्हाट डू यू वांट टू कनेक्ट दिस वर्चुअल स्विच टू। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप इस एक्सटर्नल स्विच को अपने कौन से नेटवर्क अडेप्टर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मेरा वाईफाई का नेटवर्क अडेप्टर है एंड जो सेकंड ऑप्शन है ये मेरा लैन का अडेप्टर है। तो अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप वाईफाई पे कनेक्ट है तो आप वाईफाई को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप लोकल लैन के साथ कनेक्टेड है तो आपको ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो भी आपके लोकल लैन का अडेप्टर का नाम होगा। तो हमारे केस में मैं अभी अपने लोकल लैन को सेलेक्ट करता हूँ एंड इस ऑप्शन को आपको टिक करना है अलाउ मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेयर दिस नेटवर्क अडेप्टर एंड उसके बाद अप्लाई। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज पॉपअप होता है तो उसको क्लिक यस कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा एक्सटर्नल स्विच भी क्रिएट हो चुका है और हमारी स्विच की लिस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद आपको वर्चुअल मशीन्स पर जाना है और आपको सेटिंग में जाके नेटवर्क अडेप्टर में एक्सटर्नल स्विच को चूज करना है जो कि हमारे केस में IT4U एक्सटर्नल स्विच है। सेम स्टेप्स आपको विंडोज़ 10 की मशीन पर भी परफॉर्म करने हैं। नेटवर्क अडेप्टर IT4U एक्सटर्नल स्विच। तो चलिए फिजिकल मशीन के नेटवर्क अडेप्टर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी फिजिकल मशीन मेरे लोकल लैन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैंने जो एक्सटर्नल स्विच बनाया था वो अपने लोकल लैन के साथ बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वी ईथरनेट IT4U एक्सटर्नल स्विच क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाता हूँ और आप IP वर्जन 4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपको सेम IP एड्रेस मिला है जो कि मेरे लोकल लैन का IP था। हमारा जो DNS सर्वर का जो IP है वो एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर अपने लोकल राउटर का ही IP एड्रेस दे देता हूँ। ओके क्लोज।
तो यहाँ से मैं विंडोज़ 10 को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप अपनी लैन कनेक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक येलो साइन दिखा रहा होगा। अगर आप उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो वो दिखाता है नो इंटरनेट एक्सेस। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, अपने सर्वर को पिंग करता हूँ तो देखता है कि पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सर्वर को पिंग कर पा रहा है। तो हम लोग सर्वर पर जाकर भी देख लेते हैं कि हमारी विंडोज़ 10 मशीन को वो पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारी विंडोज़ 10 मशीन को पिंग कर रहा है। और अगर हम फिज़िकल मशीन को पिंग करते हैं तो देखिए हमारी फिज़िकल मशीन को यहाँ से नहीं पिंग कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा किस वजह से हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन के नेटवर्क अडेप्टर में जाते हैं, उस पर डबल क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ IP वर्जन 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है, ना ही कोई DNS एड्रेस है। यानी कि जो मेरी फिज़िकल मशीन है वहाँ पर अगर आप एक्सटर्नल स्विच अडेप्टर को देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.1 है एंड DNS सर्वर भी 20.1 है। तो आप विंडोज़ 10 पे वापस जाइए और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट IP असाइन कर दीजिए 20.1। सेम आप DNS सर्वर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट एक्सेस है वो अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी फिजिकल मशीन को पिंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें फिजिकल मशीन से भी पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे पिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप अपने फायरवॉल सेटिंग में जाइए और फायरवॉल सेटिंग में जाके ये चेक कर लीजिए कि आपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए भी फायरवॉल को टर्न ऑफ किया हुआ है। और यहाँ से अगर हम गूगल को पिंग करते हैं तो देखिए अब ये गूगल को भी पिंग कर रहा है, यानी कि इस पर इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है। यहाँ से चेक करते हैं कि इंटरनेट प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है वो स्टार्ट हो गया है हमारी वर्चुअल मशीन पर। तो अभी चलते हैं विंडोज़ सर्वर की मशीन पर। यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारी फिजिकल मशीन को पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए हमारी फिजिकल मशीन को ये पिंग कर पा रहा है, लेकिन इस पर अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी शो किया था विंडोज़ 10 की मशीन पर कि आपको नेटवर्क अडेप्टर में जाना है। नेटवर्क अडेप्टर पर डबल क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ IP वर्जन 4। यहाँ पे जाके आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP असाइन करनी है एंड DNS सर्वर की IP असाइन करनी है। हिट ओके, ओके, क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है। यहाँ से अगर आप पिंग करते हैं गूगल तो देख सकते हैं कि आपका गूगल पिंग हो रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नल स्विच कैसे काम करता है, यानी कि अब हमारी वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं एंड सेम ये फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रही हैं। और फिजिकल मशीन के कम्युनिकेट करने के साथ साथ ये हमारे फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट भी एक्सेस कर पा रही हैं। तो मेरे केस में जो फायरवॉल है यहाँ पर होम वाईफाई राउटर का मैंने एग्जांपल लिया है, यानी इसका जो गेटवे है वो है 172.16.20.1। आई होप फ्रेंड्स आपको MCSA डे 3 की वर्चुअल स्विच मैनेजर की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आने वाली और MCSA की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में।